हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीजीटेट 2026 का पेपर आपको 1 फरवरी को होने वाला है। लगभग 8 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। तो अभी आपका मेन समय है प्रैक्टिस का। लगातार आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। जो इन लोग हमारे व्हाट्सअप प्रैक्टिस बैच से जुड़े होंगे उनको लगातार टेस्ट मिल रहे हैं। लगातार वो पूरे सिलेबस का 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यूट्यूब में भी कुछ मॉडल पेपर हम आपको कराने वाले थे। पहला मॉडल पेपर आप लोगों ने देखा था, अपलोड हो चुका है। जिन लोग नहीं देखे जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। सेकेंड मॉडल पेपर आज लेके आए हैं। चलिएगा, हम लोग अभी 20-25 क्वेश्चन करेंगे इसके अंतर्गत। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, 8 दिन का समय है, वो भी पर्याप्त है। आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। जिन लोग भी आज 22 जनवरी के डेट में ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, 8 दिन पर्याप्त है। 8 दिन में आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर पाएंगे पूरे सिलेबस का। अगर आपको पूरा एक एक टॉपिक का ही टेस्ट मिल जाए तो प्रैक्टिस करके जाइए। उससे ये बेनिफिट होता है कि आपके में जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है। फिर एग्जाम में चाहे नया क्वेश्चन आए चाहे कुछ भी आए, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ के प्रैक्टिस करके गया है तो आपको क्या होता है, वहाँ आंसर लेने में आसानी होता है। ठीक है, चलिए तो लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा। आंसर आपको देते जाना है लाइव चैट में। बहुत शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन अभी लेके आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पढ़ेंगे। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। आपको बताना है जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है? आनुवंशिकता के विकास के प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल को, अभिप्रेरणा का आरोपण प्रतिरोपण के प्रभाव को। चलिए बताइएगा, लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो मुख्यतः किसकी व्याख्या करते हैं? तो जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे क्योंकि अभी बहुत कीमती समय आप लोग के लिए। इसका सेकेंड ऑप्शन बी सही है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अब क्रिकेट का कोई सवाल आ गया, अगर आप ये स्कूल में क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्रिकेट से संबंधित कोई सवाल आया तो आप केवल लड़कों से उस क्वेश्चन को पूछें, लड़कियों से नहीं। तो ऐसा क्यों? अध्यापक की ये प्रक्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर सशक्तता, जेंडर पक्षपात, जेंडर प्रासंगिकता या संबद्धता, या जेंडर धमकी। चलिए बताइए, अगर टीचर ऐसा कर रहा है कि अगर क्रिकेट का बात है केवल लड़कों से क्वेश्चन पूछ रहा है, और जैसे खाना बनाने के संबंध में आया तो लड़कों से पूछा, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन अध्यापक करता है वो किसका उदाहरण, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जेंडर पक्षपात का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, दंडाधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। तो आपको बताना है बाल केंद्रित कक्षा के बारे में। एक जो शिक्षा के अध्यापक होता है किसको महत्व देता है? देखिए, पाठ्यक्रम समापन ये तो गलत हो गया, अनुशासन दंडाधारित बोला ये भी गलत। अब 2 बच गया, दोनों में से बताइए, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को या ज्ञान की सक्रिय संरचना। तो आप सभी को पता है कि बाल केंद्रित आया मतलब आपको सक्रिय शब्द ढूंढना है। ठीक है, बच्चे को हमको सक्रिय रूप से भागीदार बनाना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान की सक्रिय संरचना को। ठीक है, तो बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका ज्ञान की सक्रिय संरचना को महत्व देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? पुस्तक और पत्रिकाएं, निकटस्थ परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी। तो आपको बताना है जो बच्चों के समाजीकरण होता है उसका सबसे प्राथमिक कारक क्या है, किसके द्वारा सबसे पहला समाजीकरण की नींव पड़ती है बच्चे के विकास में, ये आपको क्वेश्चन बताना है। अस्पताल में होता है क्या, जहाँ पैदा होता है? जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। देखिएगा, सबसे पहले तो उनका जो परिवार होता है, देखिए माता पिता कार्यस्थल, कई लोग क्या माता पिता देख के फट से इसको लगे कि यहाँ कार्यस्थल लिखा है तो वह जहाँ काम करते हैं उससे क्या मतलब है? हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं है। पुस्तक पत्रिका थोड़ी पढ़ेगा बच्चा, तो सबसे पहले वो निकटस्थ परिवार से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, बच्चे के समाजीकरण के प्राथमिक कारक उसका परिवार होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समानुरूप है? मूर्त संख्यात्मक की बात किया है, जन्म से 2 साल,
2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 साल से ऊपर। चलिए बताएंगे। जल्दी से आंसर करेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछ रहा है, तो आप सभी को पता है मूर्त संक्रियात्मक मतलब आपका 7 से 11 साल आता है। ध्यान रखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 साल आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, आप बताना आप कैसा आकलन करेंगे, सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, बोल रहे हैं ना, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो आप कैसे आकलन योजना को उपयोग करेंगे जो ऐसा सोचते हो आप कि बच्चे विभिन्न गति और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो देखिएगा, सबके लिए समान तो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आप खुद बोल रहे हो कि बच्चा अलग अलग गतिविधि अलग अलग तरीकों से सीखता है, तो आप एक ही तो आकलन करेंगे तो उससे कहाँ पता चल पाएगा। तो हमको आकलन को भी अलग अलग तरीकों पे करना है जिस आधार पे बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो जो हमारी योजना होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? पाठ शब्द याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पर निर्देश देना, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय उस संकेत और इशारा देना, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण अहस्तक्षेप। तो पाठ प्रदान करना क्या होता है ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आंसर करिएगा। तो देखिएगा, पाढ़ का मतलब क्या होता है आप लोग समझिए इसका आंसर के साथ। ये आपको होता है जब कोई पे कोई अटक रहा है तो उसको हल्का सा सहारा देना या इशारा देना, वही पाढ़ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चा किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसी समय उसे संकेत और इशारा देना, तत्काल उसके समस्या को समाधान करने में उसका मदद करना ही पाढ़ कहलाता है। पाढ़ मतलब एक सहारा प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है, बताना। बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा ही मापा जा सकता है। बुद्धिमत्ता संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। कौन सा सही है बताना है। एक सबसे जो बेस्ट लग रहा होगा वो आंसर आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर सबसे बेस्ट है ऑप्शन डी, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब एक बच्चा है, ठीक है, वो घोड़े को देखकर, एक 3 वर्षीय जो बालिका है, ठीक है, वो बालिका है, घोड़ा को देखती है, 3 वर्ष की उसकी आयु है, और चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। क्या बोली वो बच्ची? घोड़ा को देख रही है और बोल रही है, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? बालिका ने ऐसा क्यों बोला? घोड़ा को देखकर इतना बड़ा कुत्ता क्यों बोला? किसका उदाहरण बताना है? ऑप्शन है आपके, आत्मसातकरण, समावेशन, प्रतीकात्मकता, पदार्थ या स्थायित्व, अस्थगित अनुकरण। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो ये होता है आत्मसात करना। वो आत्मसात कर ली है कि एक ऐसा जानवर होता है जिसके 4 पैर होते हैं, वो कुत्ते होते हैं, उसकी पूंछ होती है, तो वह इस प्रकार कोई भी जानवर देख रहा है तो उसको कुत्ता समझे, आत्मसात। तो ये होता है आत्मसातकरण या समावेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा और विचार की बात करेंगे। पहला, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। चलिए बताना है आपको,
भाषा एवं विचार के बारे में। संज्ञान मतलब विचार ही है, तो आपको भाषा या विचार या भाषा या संज्ञान के बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा ही संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ये सही है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, 15 से 20 मिनट का आपका समय में अभी इसको कंप्लीट करना है। चलिए, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। सृजनात्मकता मतलब नया नया प्रकार की खोज करना बच्चे में, ठीक है। ये जैसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं इसी प्रकार अभी हमारे लगातार टेस्ट हो रहे हैं, तो अभी तक आप हमारे बैच से जुड़ के प्रैक्टिस नहीं किए हैं एक बार पूरे सिलेबस का, तो कर लीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर लीजिएगा। और जितने लोग देख रहे हैं ये मत सोचिए कि 8 दिन का समय बचा है। 8 दिन का जो समय बचा है वो भी बहुत पर्याप्त है। इसमें भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 4 से 5 बार आप पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, ठीक है। तो वजह मत ढूंढिए, बार बार प्रयास करने से अच्छा है एक बार जी जान लगा कि इस बार कोशिश कर ली जाए, ठीक है। चलिए जल्दी बताएंगे, सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहराकर, केवल अनुकरण द्वारा। तो सृजनात्मकता का विकास करना है बच्चों में, तो आप सभी एक स्वाभाविक सी बात है अन्वेषण को प्रोत्साहित करेंगे, खोज को, कि बच्चा कुछ नया खोजे, ठीक है। चलिए अगला, गुणज वैकल्प सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। गुणज वैकल्प मतलब वो जो बच्चा गलती कर रहा था ना कैलकुलेशन में, कैलकुलिया डिसकैलकुलिया, ठीक है। गति विषयक आसक्तता से, दूसरे के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रवाहिता से, सांगीतिक योग्यता से, गणितीय संकल्पनाओं के अधिगम में कठिनता से। तो डिसकैलकुलिया तो आपको बता दिया, अब तो आंसर आप इसका जान रहे होंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही आएगा ना। गणितीय संकल्पनाओं के अधिगम में कठिनाई से, तो गणित से संबंधित है। गुणन वैकल्प मतलब वही है डिसकैलकुलिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इस छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब आप सभी जानते हैं जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है, वहाँ आपके शिक्षा के अधिकार के अधिनियम एक शासन ने फिक्स किया है कि इतने % आपके बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत आपको प्रवेश लेना है। अब क्या है, स्कूल अपनी जो मान्यता है उसको बचाने के लिए आरटी के तहत बच्चों को प्रवेश देती है, ठीक है। अब उसमें ये है कि आप जो फ्री में बच्चा आया है और जो फीस पटाकर, इन दोनों के बीच आपको किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना चाहिए, इसी पे क्वेश्चन है। पहला, भेदभावात्मक, अलगावात्मक, साम्यता पर आधारित, समानता पर आधारित। तो आपको बच्चा इन दोनों बच्चों के बीच कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये क्वेश्चन का मेन भावार्थ है। चलिए बताएंगे जल्दी जल्दी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लेंगे, समानता पर आधारित, ठीक है। आपको दोनों बच्चों को समानता के आधार पर ही शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना है, दोनों के लिए उसी प्रकार के विधियों का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए अगला, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। समावेशी कक्षा मतलब उसमें आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी हैं, आपके बालक बालिकाएं भी हैं, सभी प्रकार के बच्चे हैं, ठीक है। एक कमजोर बुद्धि वाला भी बच्चा, एक प्रतिभाशाली बच्चा भी, सारे लेवल के बच्चे उसमें हैं। तो उसमें किस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए, केवल शाब्दिक रूप में, केवल दृश्य रूप में, केवल मौखिक रूप में, केवल बहुल रूप में। चलिए बताएंगे। तो आप समावेशी कक्षा है तो मतलब केवल शब्द जहाँ पे आएगा वो तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि आप केवल में तो केवल उन्हीं लोगों को फोकस करेंगे जो उसके अंतर्गत आएंगे, तो ये हमारा आंसर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा बहुल रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुलझाया गया है। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए किस प्रकार के मॉडल सुलझाए गए हैं। चलिए पहला, ये जो आपको नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है, जैसे बाल विकास का भी आया है, तो वो हैं जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास आती है, कितने उनके सही हुए कितने गलत हुए, ठीक है। जिसके हम लोग रैंक रिजल्ट भी जारी करते थे, लेकिन अभी सीजी टेट के लिए परमानेंट दे दिए कि आप जितने बार चाहें उतने बार प्रैक्टिस कीजिए। आप 1 फरवरी तक आपके पास समय करके, तो उसी का लगातार जमा हो रहा है, उसी का आपको नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है, लाइव है इसलिए आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। चलिएगा,
तो आपको बताना है शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के कौन सा मॉडल, तो केवल व्यावसायिक मॉडल, समावेशी शिक्षा, अलगावी शिक्षा, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो आपको बताना है दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा मॉडल सुलझाया गया है। चलिए जल्दी आंसर करेंगे। तो देखेंगे दिव्यांग के लिए समावेशी शिक्षा की बात किया है कि आप जो सामान्य बच्चे हैं उसके साथ भी दिव्यांग बच्चों के एक साथ एक कक्षा में एक विधि से पढ़ाइए। ठीक है, उनमें किसी प्रकार भेदभाव नहीं करना है, न उनको एक एक शिक्षा भी नहीं देना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एग्जाम में भी आप इस बात को ध्यान रखेंगे। गलत जहाँ पूछा आप उसको गोला घेर दिए ताकि आप आंसर लेने में गलती ना करें। ठीक है, चलेगा। अधिगम प्रक्रिया के बारे में आप बताइएगा। पहला ऑप्शन है अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों और गलतियों जो अप्रासंगिक है। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप में नहीं। तो चलिए बताइए, जो गलत है वो पूछ रहे हैं ना गलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये तो सही है। परिवहन कारक व्यक्तिगत कार पर है, तो बिल्कुल ये इस पर भी सही है। चक्रीय रूप से गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां गलतियां अप्रासंगिक है, ये गलत है। ठीक है, प्रासंगिक रहता है, गलतियां होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ाता है। कई लोग बोलते हैं ना बार बार, अरे ये गधा है, ये गधा है, तू गधा है, तेरे को पढ़ने नहीं आता, पढ़ने लायक नहीं है। तो ऐसे बार बार बोलेंगे तो बच्चे के मन में क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएंगे। अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पढ़ते साथ आपको ऑप्शन देखते साथ ही समझ में आ गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर है। बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा, बार बार आप अगर उसको बोलेंगे तो। ठीक है, तो बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। समस्या समाधान जो कौशल उसको कैसे बढ़ाएंगे। ऑप्शन है उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, यंत्रवाद याद करके। तो आपको समस्या समाधान कौशल का विकास करना है, तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए वही है, समाधान के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, मतलब जितने सारे ऑप्शन हैं इस समस्या के, यहाँ से भी ऐसे समस्या सॉल्व होगा, इधर से भी होगा, इधर से, तो सारे तरीकों को आप मान के चलिए, यही समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको पढ़ाना है किसी भी टॉपिक को, तो आपको किस क्रम में पढ़ाना चाहिए। आपके चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे देखिए, मैं सीधे से यहाँ से इसका बताऊंगा। ठीक है, तो प्राथमिक के बच्चों की बात किया पहली से पांचवी तक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप पहले मूर्त सामग्री दिखाइए, ठीक है, जो जैसे कोई पत्थर हो गया, गोटी हो गया, खिलौना हो गया, इस टाइप से, फिर उसको चित्र दिखाइए, फिर संकेत में लाइए। ठीक है, तो ये हमारा क्रम सबसे बढ़िया है, पहले मूर्त वस्तु, फिर चित्र, फिर संकेत। ठीक है, क्रम याद रखिएगा, प्राथमिक शाला में पढ़ाने का जो क्रम होता है, मूर्त सामग्री, चित्र, फिर संकेत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणता अभिमुखी अधिगम किसको बोलते हैं, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे उसको क्या बोलते हैं, प्रवीणता अभिमुखी अधिगम। एक क्वेश्चन तो यहीं से याद कर लीजिए, प्रवीणता अभिमुखी अधिगम किसको बोलते हैं, तो वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। ठीक है, तो जो प्रवीणता अभिमुखी अधिगम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी, स्पर्धात्मक, व्यक्तिगत परक, अध्यापक प्रधान, सकारात्मक और सहयोगात्मक। चलिए बताएंगे, जल्दी से बताएंगे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकारात्मक और सहयोगात्मक। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सहयोगात्मक प्रभाव पड़ता है, जो समझने पर जोर देता है। ओवरऑल फोकस था, समझने पर जोर देगा, वो सकारात्मक और सहयोगात्मक दोनों आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है बोला है, ठीक है, टिक लगा लेंगे, सही है। परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, कौन सा सही है अधिगम के बारे में। तो अधिगम के बारे में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस एपिसोड के यहीं समाप्त करेंगे। अगला एपिसोड अगले मॉडल पेपर में मिलते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े, 75 83 86 44 61 75 है ना। जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, 8 दिनों का आपके पास समय है। 2 से 3 बार 4 बार आप सिलेबस को बार बार प्रैक्टिस करके जाएंगे, पूरे टोटल 150 नंबरों के सिलेबस को, तो ऑटोमेटिक वहाँ नए क्वेश्चन भी आएंगे तो आपसे बनेंगे, क्योंकि आपका दिमाग कैसे आंसर लेना है, क्या लेना है, पूरे सिलेबस एक बार घूम के जाएगा हर टॉपिक से। ठीक है, तो आप अनुमान भी, तुक्का भी लगा पाएंगे। आप सभी को पता है कि सीजी टेट में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं होता, मतलब 4 में से एक सही आंसर आपको लगाना है। तो आप पूरा कोशिश कीजिए कि पूरे में पूरे लगा के एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। नहीं पता तो उसमें आप कोशिश करिएगा, दो ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई सा आएगा, इतना भी आपको पता चल गया तो आप लगा देंगे, 50% चांसेस है आपके सही होने के। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी नए क्वेश्चनों को आपको आंसर लेने में और जो गलत आंसर उसको ढूंढने में आसानी होगा। ठीक है, तो तत्काल आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करिएगा भी और जुड़ जाइए, एक साथ आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। लगातार आप एक एक सब्जेक्ट उठाइए, हिंदी का एक टॉपिक उठा लिए, लाइन से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते जाइए, फिर अगला बाल विकास उठाइए, उसका करिए, फिर पर्यावरण, हिंदी, इंग्लिश देख लीजिएगा। दोनों पेपर का चल रहा है, तो दोनों पेपर का आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस करके एक बार जाइए, आपको अच्छा रिजल्ट वहाँ पर अच्छा फील होगा। ठीक है, ये नंबर है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन यही आएंगे, ये हम कभी नहीं बोलते, क्वेश्चन नए आएंगे, लेकिन आप ये सब प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका दिमाग वहाँ पे एक तुक्का भी लगाने के लिए भी आपको मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।